स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं तो देवप्रयाग के पास तोता घाटी में जो बद्रीनाथ हाईवे खुल गया था वो एक बार फिर से पूरी तरह से बंद हो गया है और हालत इतनी खराब हो गई है कि सड़क निर्माण के लिए जो यहां पर एक रैंप बनाया गया था, पहाड़ी के लिए जो रैंप बनाया गया था, वो भी अचानक पूरी तरह से मलबा आने के चलते बर्बाद हो गया है। तो कई टन मलबा अब सड़क पर आ गया है, रैंप भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। हालांकि ये राहत की बात रही कि जिस वक्त ये मलबा भरभराते हुए नीचे गिर रहा था, ना तो कोई मशीन वहां पर थी, ना ही कोई इंसान वहां पर था, तो जनहानि नहीं हुई। लेकिन एक और नई और बड़ी मुसीबत यहां पर जरूर पैदा हो गई है। तस्वीरों को देखिए जरा, ये हाईवे खोल दिया गया था लेकिन यही हो रहा है क्योंकि पहाड़ कब ऊपर से गिरकर नीचे आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मशीनों के आने जाने के लिए आपको जो सड़कनुमा एक संकरा सा रास्ता दिख रहा है, ये रैंप बनाया गया था लेकिन अब ये भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। तो अब यहाँ पर किसी भी तरह का अगर कोई राहत बचाव कार्य करना है, सड़क को खोलना है, तो अब दोहरी चुनौती का सामना करना होगा। बस राहत इतनी भर रही कि कोई मशीन से उस वक्त वहां पर काम नहीं कर रहा था, तो कोई जनहानि नहीं हुई। में जब कभी भी उतनी ऊंचाई से बोल्डर या बड़ा बोल्डर कोई स्लाइड करके आ जाता है या गिर जाता है या स्खलित हो जाता है, तो वो अपने साथ जब कभी दीवार डैमेज कर रहा है तो तब हमारे लिए प्रॉब्लम है। और जरा अब आपको लिए चलते हैं पिथौरागढ़ की बंगापानी तहसील। पिछले दिनों खूब यहां पर तबाही मची, बड़ी यहां पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो अब देखिए जरा तबाही के बाद के यहां की तस्वीरें। लुमती नाले में दोनों तरफ 500 मीटर में मलबा है, बोल्डर पड़े हुए हैं और लोगों को नाला पार करने के लिए अब जेसीबी का सहारा लेना पड़ रहा है। लुमती से मतकोट जाने वालों को जेसीबी मशीन में बिठाया जा रहा है और फिर नाला पार कराया जा रहा है। तो ये कोई एक दिन की कवायद नहीं है, रोज लोगों को इसी तरह आना जाना पड़ रहा है। तो ये निशान है जो आसमानी आफत के अब भी साफ नजर आ रहे हैं। तो पिछले दिनों हमने दिखाया था विधायक हरीश धामी भी इसी लुमती नाले में बहते बहते बचे थे। आपको याद होगा जब वो आपदा प्रभावित इलाकों में जा रहे थे, उनके समर्थक थे, उन्होंने बचा लिया। और ऐसे ही यहाँ पर बिशन सिंह चुफाल गए थे तो उन्होंने भी जायजा लिया था। लोग यहाँ पर परेशान थे, लेकिन अब पानी तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को रास्ता पार करने में मुश्किल है, अभी भी यहाँ पर खतरा है। तो ऐसे में जेसीबी का सहारा लिया जा रहा है। और ये जो आप रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और ये बोल्डर जो देख रहे हैं, ये उसी आपदा के पानी के साथ, उसी आफत के पानी के साथ बहकर आए थे। तो अब तबाही के बाद के ये हालात हैं बंगापानी में। और बड़ी खबर श्रीनगर से है। यहाँ कीर्तिनगर के सिल्का खाल में एक मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। गाड़ी पलटकर सड़क से नीचे खाई में गिर गई। इसमें 7 लोग सवार थे और 3 लोग घायल हुए हैं, जबकि बाकियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो फिलहाल इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो पहाड़ में अगर हादसा होता है तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि गाड़ियां खाई में ही गिरती है, तो वहां से जो भी घायल है उन्हें वक्त रहते ऊपर लाना। सुधीर भट्ट हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। सुधीर, बताइए हादसे के बारे में क्या अपडेट है? देखिए प्रीति, ये जो दुर्घटनाग्रस्त मैक्स वाहन था श्रीनगर से कफना गांव जा रहा था, जो सिल्का खाल के पास है, दूरस्थ क्षेत्र है। और वहां पर ये अचानक ऊपर जो रोड है उस रोड से अनियंत्रित होकर वाहन नीचे की रोड पे गिरा है। और वहां जाके उसमें जो मौजूद लोग थे, जो ड्राइवर थे, 6 लोग थे, वो उसमें घायल हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सबसे पहले ये रेस्क्यू किया गया है। वहां पर पुलिस नहीं पहुंच सकी थी और एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकी थी। इन 6 के 6 जो घायल हैं, इनको राजकीय विशेष अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका उपचार जारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर आपका इस खबर पर अपडेट देने के लिए, शुक्रिया। चले कुछ और खबरों का रुख करेंगे। बात उस मसले की, उस विवाद की जो राजनीति में छाया हुआ है। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी के प्रीति बिष्ट नाम की महिला के साथ कथित संबंध के मामले में आज फिर से देहरादून एसएसपी को एक नई शिकायत मिली है और इस बार शिकायत विधायक की पत्नी रीता नेगी ने की है। उनका कहना है कि आरोपी महिला राजनीतिक विरोधियों के प्रभाव में लगती है और आरोप लगाने वाली महिला को सुरक्षा दी जाए ताकि भविष्य में किसी भी अनहोनी की सूरत में विधायक को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। विधायक की पत्नी ने इससे पहले आरोप लगाने वाली महिला की बच्ची की भी सुरक्षा की मांग की थी, जिस पर कथित तौर पर यह कहा जा रहा है कि विधायक महेश नेगी की बच्ची है, ऐसा आरोप महिला लगा रही है। तो 14 अगस्त को विधायक की पत्नी ने ही महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं महिला ने भी शिकायत की थी कि उसकी बच्ची के पिता महेश नेगी है, इसलिए डीएनए टेस्ट कराया जाए। प्रकरण में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है, हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो
जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस तरफ से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी पर जो भी आरोप लग रहे हैं, इस पर अब प्रदेश की जो महिला प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की सरिता आर्या, उनका कहना है कि मामला इतना हल्का नहीं है, इसकी बकायदा सीबीआई जांच होनी चाहिए। नैनीताल में पहुंची थी सरिता आर्या, उन्होंने कहा कि विधायक का डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सड़क पर आंदोलन करेंगे और महिला को न्याय दिलाएंगे। शादी से पहले मेरा इनसे संबंध भी थे, उसने कबूल भी कर लिया है, तो इसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। और मैं प्रशासन से भी कहूँगी, शासन से भी कहूँगी कि उसमें ढील ना करके उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए, जिससे कि उस महिला को न्याय मिल सके। और सीबीआई जांच की भी हम लोग मांग करेंगे, क्योंकि देखिए ये लोग जो भी हैं उसको दबा देते हैं। और वहीं पुलिस भी फिलहाल इस मामले की पड़ताल शुरू कर चुकी है। पुलिस ने जो महिला आरोप लगा रही है उसके पति से शामली से पूछताछ के लिए उसको बुलाया है और इस मामले में विधायक और उनकी पत्नी से पूछताछ पहले ही हो चुकी है। चलिए कुछ और खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें हाई स्कूल का जो नतीजा है काफी अच्छा रहा है। 98.47% छात्र पास हुए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में 1.5% ज्यादा है। वहीं 12वीं का जो रिजल्ट है वो 97.08% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 2% ज्यादा रहा है। 12वीं में पौड़ी गढ़वाल के अनुराग बडोला टॉपर रहे हैं, जिन्होंने 89% मार्क हासिल किए, जबकि दूसरी पोजीशन पर हरिद्वार के दामोदर जोशी रहे हैं, जिन्हें 85.80% अंक मिले हैं। और तीसरे स्थान पर पौड़ी गढ़वाल के मयंक मालसी रहे हैं, जिन्होंने 85.20% अंक हासिल किए हैं। वहीं 12वीं की बात करें तो इसमें हर्षित जोशी ने 93% अंक हासिल करके पहला स्थान पाया है और दूसरे नंबर पर हैं 87% मार्क हासिल करने वाले चमोली के अमन सहमाल, जबकि तीसरे स्थान पर पौड़ी गढ़वाल के आदित्य टोडरिया रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने ये रिजल्ट जारी किया और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। फल विगत वर्षों की अपेक्षा सकारात्मक आया, ज्यादा अच्छा आया, तो चुनौती को स्वीकार किया। बड़ी चुनौती थी और परीक्षा फल भी अच्छा आया। तो इस परीक्षा में जो बच्चे सफल हुए, मैं उनको शुभकामना देता हूं, उनके माता पिता को बधाई देता हूं। और ये जो बच्चों ने अच्छी परसेंटेज हासिल की, अच्छे परीक्षा फल उनको मिला है, उसके पीछे निश्चित ही उनके शिक्षक का, उनके गुरुजन का एक बहुत बड़ा त्याग रहा है। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। खटीमा में बीते 11 अगस्त को रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद मृतक की बेटी ने स्वास्थ्य महकमे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और जिलाधिकारी को पत्र लिखा था। मृतक की 5 दिन बाद कोरोना RCTR रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद डीएम के आदेश के बाद पूरे प्रकरण की जांच के लिए नोडल अधिकारी खटीमा पहुंचे। जांच अधिकारी का कहना है कि जो भी जांच में बातें सामने आएंगी, तथ्य सामने आएंगे, जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो उन्होंने शिकायत किया था जिलाधिकारी महोदया ने, उसमें जांच के लिए मुझे प्राथमिक किया था। उसी के सिलसिले में आज हम इन लोगों के पूछताछ और बयान दर्ज कर रहे हैं, ताकि हम एक निश्चित अपने उस पर लक्ष्य पर पहुँचें कि क्या कोई प्रोसीजर लैप्स हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। उधर नई टिहरी शहर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन द्वारा सी ब्लॉक टाइप 2 कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया है। पूर्व मंत्री दिनेश धनय की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो इसी कॉलोनी में रहते हैं। वहीं उनका एक समर्थक भी जो इस कॉलोनी में ही रहने वाला है, वो भी कोरोना संक्रमित आया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम द्वारा कंटेनमेंट जोन की जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से निगरानी की जा रही है। साथ ही जो लोग पॉजिटिव आए हैं वो किस किस के संपर्क में आए थे, इस बात को भी खंगाला जा रहा है। आज ये निकला है और यहाँ पर कंटेनमेंट जोन बनाने पर यहाँ पुलिस व्यवस्था पूरी की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए टीम बनी हुई है हमारी, और कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट इस समय प्रक्रिया चालू है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट रुद्रपुर में पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ की तबीयत खराब हो गई है। तिलक राज बेहड़ कोरोना से पीड़ित हैं। रुद्रपुर से उन्हें इलाज के लिए दिल्ली लाया गया है। तो ये खबर आ रही है, पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी अब तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते उनको अब रुद्रपुर से इलाज के लिए दिल्ली के लिए ले जाया जा रहा है और मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। और फिलहाल
तबीयत उनकी ज्यादा खराब बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलक राज बेहर से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं अपने कार्यकाल में और इस वक्त कोरोना से पीड़ित हैं और ऐसे में जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी है तो रुद्रपुर से उन्हें दिल्ली लाया गया है और वहां के मैक्स अस्पताल में अब उनका इलाज चल रहा है। और अब बात करेंगे नेताओं के रिवर्स पलायन की, जिस पर बयान दिया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने और बाकायदा उन्होंने गैरसैंण में जमीन भी खरीदी है। तो मुख्यमंत्री का अपने इस कदम पर कहना है कि गैरसैंण में जमीन लेकर उन्होंने कोशिश की है कि लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो और लोग अपने अपने गांव की ओर आए जो भी बाहरी राज्यों में, बाहरी शहरों में बस चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों का विकास तभी होगा जब पढ़े लिखे, जागरूक और बुद्धिजीवी लोग पहाड़ में टिक सकेंगे और यहीं रहेंगे। देखिए, एक कोशिश की है कि पलायन, ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की, जो प्रदेश से बाहर हैं, वो अपने प्रदेश की ओर आएं और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहां पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। और वहीं मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक से एक वीडियो की जानकारी देते हुए लिखा है कि पौड़ी गढ़वाल के नयार घाटी में सतपुली नदी पर वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के कदम से जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको ताकत मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो नयार घाटी में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए नयार नदी में राफ्टिंग का ट्रायल किया जा रहा है और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरी बार हुआ जब नयार नदी में खैरासैंण से बड़खोलू तक कोचों की टीम की ओर से परीक्षण किया गया। यहाँ युवाओं को 7 दिन का फाउंडेशन कोर्स, 14 दिन का बेसिक कोर्स और 21 दिन का एडवांस कोर्स कराया जाएगा। नैनीताल के पास भवाली में आज कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया। 4 करोड़ 26 लाख की लागत से इस पार्किंग में 70 वाहनों को खड़ा करने की योजना है। तो इसी में ही भवाली बस अड्डे का भी निर्माण तेज होना है। कार्यक्रम के दौरान नैनीताल विधायक संजीव आर्य और भवाली पालिका अध्यक्ष भी मौजूद रहे। एक कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने काम किया है, प्रथम पंक्ति में रहकर उन्होंने काम किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और यकीनन हम मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो जीत भी हमारी होगी और माहौल सुधरेगा, वातावरण सुधरेगा। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन और शांति जुलूस निकाला गया। साथ ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। तो बाजपुर के 20 गांवों की लगभग 6000 एकड़ जमीन की खरीद फरोख्त पर पूर्व जिलाधिकारी नीरज खैरवाल ने रोक लगा दी थी, जिसको लेकर लगातार अलग अलग संगठन और किसान उनकी जमीन का मालिकाना हक वापस दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। श्रीनगर गढ़वाल के नजदीक कीर्तिनगर ब्लॉक के मलिथा गांव में आदमखोर गुलदार को आखिरकार शिकारियों ने 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आइडेंटिफाई किया है। अभी पकड़ा नहीं गया है, लेकिन ये पता चल गया है कि ये गुलदार कौन है और कहां-कहां इसका ठिकाना है। 37 आदमखोर गुलदारों को मार चुके प्रसिद्ध शिकारी जॉय हुकिल के अनुसार एक महिला को इसने शिकार बनाया है, 5 लोगों को घायल कर चुका है और इसकी उम्र लगभग 6 साल की है। घटनास्थल से कुछ दूर गुलदार के पंजे के निशान मिले हैं, लेकिन एक ही इलाके में 6 गुलदारों के होने से शिकारी भी परेशान है और ऐसे में अब चिन्हित कर दुविधा ये रहेगी कि आखिर जिस गुलदार को मारा गया है क्या वो नरभक्षी था या फिर उसके भ्रम में कोई और गुलदार तो नहीं मांगा गया। तो फिलहाल अभी ये बड़ी चुनौती शिकारी के सामने है। अगर गलती से अगर हम किसी दूसरे को मार दें और वो घटना अगर फिर होती रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमको उसको आइडेंटिफाई करके ही उसको हम मारते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, उसको आइडेंटिफाई करना। ट्रैक कर रहे हैं, उसका मूवमेंट देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको अपने ट्रैप पे वो किस तरह से लेंगे। तो ये एक काफ़ी स्ट्रेटजी का काम होता है जिसमें हमारे लोग काम कर रहे हैं और मुझे
पूरा विश्वास है कि जल्दी हम इस पे सफल होंगे और वो या तो हमारे पकड़ में आया जाएगा या मारा जाएगा। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन सवालों के घेरे में है। पार्क के मुख्यालय से ड्रोन चोरी होने के बाद अब पार्क की बेरीवाड़ा और रामगढ़ रेंज में जंगल में लगाए गए कैमरा ट्रैप भी गायब हो गए हैं। राजाजी पार्क के कांवरी रोड स्थित कार्यालय से लॉकडाउन के दौरान ड्रोन चोरी हो गया। उस समय ड्रोन ऑफिस में गायब हुआ। उस वक्त ऑफिस के सभी सीसीटीवी कैमरे ऑफ थे। वही पार्क के अंदर से कैमरा ट्रैप भी चोरी हो गए हैं। तो ऐसे में जंगली जानवरों की सुरक्षा और प्रशासन की तैयारियों को लेकर बड़े और गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पता चला है कि हमारे यहाँ मुख्यालय से एक ड्रोन कैमरा लॉकडाउन के दौरान चोरी हो गया था। उस दौरान जो यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनको भी चोरों ने बंद कर दिया था। तो उसमें हम पुलिस में जा रहे हैं। अभी हम आज एफआईआर दर्ज करा देंगे उसमें। और जहाँ तक ड्रोन की ट्रैप कैमरों की बात है तो वो करीब लगभग 4 कैमरे चोरी हुए थे और उनमें एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और बात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की, तो ये अच्छी बात है कि लगातार बाघ और हाथियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसके विपरीत कॉर्बेट की सीमा से लगे जो गांव हैं वो अब डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि जो इनका क्षेत्र है वो सीमित है, जानवरों के रहने के लिए जो इलाका है वो सीमित है। तो ऐसे में इंसानों का और जानवरों का संघर्ष भी लगातार बढ़ रहा है। मारे गए, जिनकी खेती किसानी बर्बाद हुई, जिनके परिवार उजड़ गए, उनकी कोई बात नहीं हो रही है। और जो लोग बाघ के द्वारा मारे जाते हैं, जंगली जानवर के द्वारा मारे जाते हैं, सरकार उनको 3 लाख रुपए का मुआवजा देती है। और एक आदमी की जान की कीमत इन्होंने 3 लाख रुपए घोषित कर दी है। डेथ हो जाती है उस केस में 3 लाख का मुआवजा अभी प्राविधानित है, जो अभी शासनादेश है। उसके अतिरिक्त जो सामान्य घायल हैं उनको 15,000 रुपये, जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये, और जो आंशिक या पूर्ण रूप से विकलांग हो जाते हैं उनके लिए 1 लाख और 2 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित है। राज्य में कई ऐसे इलाके हैं जो हादसे के लिए कुख्यात रहे हैं, या यूं कहें कि वहां पर कभी ना कभी हादसा होता रहता है। और ऐसा ही एक इलाका है अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में कालीधार, जहां सालों से हादसे होते रहे हैं। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ हाईवे पर कालीधार है, जहां साल 2004 में एक बस खाई में गिर गई थी। इसमें 31 लोग काल के मुंह में समा गए थे। इसके बाद हर साल छोटे मोटे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। साल 2018 में भी शिक्षकों से भरी एक मैक्स खाई में गिर गई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने स्पीड ब्रेकर बनाए, साथ ही सड़क किनारे पैरा फीड बनाए गए। वहीं लोगों ने अपने चहेतों की याद में मंदिर और स्मृति पटल भी बनाए। फलस्वरूप पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर उन्होंने ब्लैक स्पॉटों को चिन्हीकरण कर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे छोटे छोटे इंटरवेंशंस कर जिससे दुर्घटनाओं पे लगाम लगा है। और इस बार अल्मोड़ा में लगभग 100% हम लोगों ने कंट्रोल किया है, कोई भी मेजर दुर्घटना हुई नहीं है। पिथौरागढ़ से आते समय तीव्र मोड़ और हाईवे पर चढ़ाई होने के कारण सामने से वाहन को आते देख सकरी हाईवे में वाहन चालक अपना नियंत्रण खो देते हैं, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाईवे से गुजरने वाले चालक अपना अपना तर्क दे रहे हैं। सर, यहाँ पर यह है कि एक तो तीव्र ढाल है, दूसरा यहाँ पर आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और जहाँ पर आप अभी खड़े हैं यहीं से हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले एक बस दुर्घटना हुई थी। सर, जब हम यहाँ से आते जाते हैं, गुजरते हैं, तो हमें बड़ी अजीब टाइप की एक फीलिंग हमारे दिल में आती है कि यार यहाँ इस जगह में क्या है, और हमें जो है हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और हमें भय टाइप का होता है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में चितई के पास इन स्मृति पटलों को देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर किस तरह घटनाएं होती रहती हैं। 2004 में 31 लोग जो हैं काल के मुंह में समा गए थे, जहाँ पूरी बस नीचे खाई में गिर गई थी। इसके साथ ही हर वर्ष छोटी मोटी घटनाएं यहाँ जरूर होती रहती हैं। 2018 में भी 8 शिक्षकों की मौत इसी कालीधार में हुई थी। चालक आज भी इस कालीधार से गुजरते समय बड़ा डरते हैं, क्योंकि मुख्य कारण यह है कि तीव्र ढाल है। चढ़ाई में आते समय नीचे एकदम अगर वाहन नीचे गिरा तो पूरे नीचे खाई में गिरेगा, किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं है। किशन जोशी, न्यूज़ 18 अल्मोड़ा। तो उत्तराखंड में अमूमन ऐसा होता है, जिस जगह पर कोई हादसा हुआ हो वहां एक मंदिर बना दिया जाता है ताकि आगे से ईश्वर की कृपा से वहां कोई हादसा ना हो। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा तटीय इलाकों में बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोका जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्तावित बजट भेजा गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने ऋषिकेश के बाढ़ प्रभावित गाँव का दौरा किया और कहा
कि बाढ़ग्रस्त नदियों में तटबंध बनाने और बाढ़ सुरक्षा के काम के लिए लगभग 51 करोड़ की योजना गंगा फ्लड कंट्रोल कमेटी पटना को भेजी गई थी। वहां से तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय जल आयोग भारत सरकार में ये अंतिम चरण में है और जल्दी बजट मिलते ही इन इलाकों में जो भी सुरक्षा के कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जाएंगे। और उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट अब लगभग 51 करोड़ की लगभग का है, जो अब पटना से स्वीकृत होके अब हमारे जो GSCC से पास हुआ है पटना से और CWC दिल्ली में ये आ गया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पास होगा और आने वाले टाइम पे ये यदि स्वीकृति होगी तो पूरा इलाका, मुझे जैसे मैंने पहले भी कहा था, बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है। पहाड़ों में खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक संक्रांति को मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपने आराध्य से खुशहाली की प्रार्थना की। उत्तराखंड में भाद्रपद महीने की संक्रांति को ओल्गिया उत्सव मनाया जाता है। ये बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी के गमरी और धनारी पट्टी के ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल चलकर नेर थुनेर के जंगलों में जाते हैं और अपने घरों से दूध, दही, मक्खन, चावल ले जाते हैं और अपने आराध्य नागराज और हूण देवता को उससे नहलाते हैं। साथ ही खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। और यहाँ पर जो है आज जिस तरह से बोलते कि बुग्याल में बोलते कि दूध और भैंस की होली खेलेंगे, ऐसे यहाँ पर दूध और दही मट्ठाई होली खेली जाती है। हर गांव वाले अपने अपने खीर पकवान बनाते हैं और ये परंपरा हम चाहते हैं कि आने वाले समय तक भी कायम रहे। ये प्राचीन त्योहार उस समय मनाया जाता है जब फसल अच्छी तरह से पक जाए, दूध देने वाले जानवर स्वस्थ होते हैं, पेड़ फलों से लदे हों। इस त्योहार के माध्यम से ग्रामीण प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाते हैं। यहाँ पर सभी दूध, दही, मट्ठा और तस्में बना के हमें यहाँ देवी देवताओं को पूजा जाता है। जिस प्रकार आप यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर हमारे देवी देवताओं को प्रसन्न होकर नाचते खेलते हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और दूध, दही और मट्ठा की अनोखी पूजा के लिए ग्रामीण हर साल काफी उत्साहित रहते हैं और इस दिन का पूरे साल भर ग्रामीण इंतजार करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह चौहान की रिपोर्ट। ऋषिकेश की मुनकी रेती में निर्माणाधीन आस्था पथ पर अतिक्रमण हो रहा है। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक गंगा के 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता, चाहे निजी हो सरकारी हो, लेकिन आस्था पथ पर आश्रम द्वारा निर्माण कार्य धड़ल्ले से कराया जा रहा है। और अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो ऐसे लग रहा है कि उनकी मौन स्वीकृति इसको है, क्योंकि उनकी नजर इस ओर पड़ ही नहीं रही है। गंगा से महज 15 फीट की दूरी पर दुकानें बनाई जा रही हैं। वहीं मंत्री सुबोध उनियाल कह रहे हैं कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब, जबकि इमारत पूरी तरह से बन जाएंगी। चाहे वो तेरा मेरा किसी से हटकर, क्योंकि अतिक्रमण से हमेशा जो आपका उद्देश्य होता है, जो आपका कंसेप्ट होता है, वो कहीं ना कहीं उससे डैमेज होता है। अगर कब्जा होगा तो जो खूबसूरती। तो कोरोना ने पर्यटन कारोबार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि पर्यटक नहीं तो कारोबार नहीं। केंद्र सरकार ने होटल खोलने के आदेश जरूर दिए, लेकिन राज्य के नियमों ने होटल में तालों को और पक्का कर दिया है। कारोबारी मांग कर रहे हैं कि पर्यटकों के लिए क्वारंटीन की अवधि जो कि 7 दिन रखी गई है उसे घटाकर 3 दिन कर दिया जाए, क्योंकि क्वारंटीन होने के डर से कई पर्यटक यहाँ का रुख कर ही नहीं रहे। साथ ही होटल को कोविड सेंटर से अधिग्रहण से मुक्त किया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे होटल हैं जिन्हें सरकारों ने कोविड केयर सेंटर घोषित कर रखा, लोगों को वहाँ क्वारंटीन किया जाता है। तो इन लोगों का ये भी कहना है कि राज्य की सीमा पर ही पर्यटकों का कोरोना टेस्ट करें, ताकि जब पर्यटक यहां पहुंचे तो उनको क्वारंटीन में रहने की कोई मजबूरी ना हो। हम तो कई बार सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन लिखित रूप पे दे चुके हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव, हमारे विधायक जी से भी हम काफ़ी लंबी बात हुई, उनने हमें आश्वासन दिया था कि मैं बात करूंगा, लेकिन सरकार कुछ सुनने को हमारी तैयार नहीं है। अगर वो जो हमारी गाइडलाइंस हैं, जो मानक हैं, उनको फॉलो करते हुए अपने टूरिस्ट प्लान को अंजाम देंगे, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे होटल्स या अन्य एंटरटेनमेंट के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें भी गाइडलाइंस के अनुरूप ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इन खबरों के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन शाम 7:27 में राज्य की खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात।